कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि परंपरा चली आ रही है, हम लोग बिजनेस की एनवायरनमेंट की जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, याद है ना, 7 पॉइंट थे। कितने पॉइंट थे? 7। अभी मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बोलो? मैनेजमेंट की। और ये भी कितने पॉइंट है? 7। कितने पॉइंट है? 7। हम साथ साथ हैं। ओके, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्सेप्चुअल भी हैं। एक आधी कैरेक्टरिस्टिक आपने पढ़ी हुई है, डायनामिक। क्या पढ़ी हुई है? डायनामिक। मैंने आपको बोला था डायनामिक वर्ड है बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर हर चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो जो लोग फर्स्ट चैप्टर से भी ज्वाइन है उनको भी मैं वापस पढ़ा दूंगा, वो लोड मत लो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। राइट, तो समझना, मैनेजमेंट की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है मेरे पास गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। क्या है? गोल ओरिएंटेड। मैं क्या पढ़ा रहा हूं अभी? मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। राइट, अच्छा, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं वापस से, बार बार बताऊंगा जब तक तुम्हें रट ना जाए। कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या फीचर्स बोले या नेचर? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और नेचर बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की है सर, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक समझना, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की है गोल ओरिएंटेड। क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट की क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। आज हम किसी भी चीज का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो कुछ उद्देश्य है, इसीलिए मैनेजमेंट कर रहे हैं। अगर कोई गोल ही नहीं होगा, अगर कोई डायरेक्शन ही नहीं होगा, देन देयर विल बी नो मैनेजमेंट। अगर कोई गोल ही नहीं होगा, कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, तो मैनेजमेंट की कोई जरूरत है क्या? जरूरत फिर तो आप बनाओ कि नहीं, चलो ना। किसने बोला सीए 12th के बाद डायरेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए? दो, 4-5 अटेम्प्ट छोड़ के दो। बीकॉम के बाद दो। कोई कंपलसरी थोड़ी है कि 12th के बाद ही हम सीए कर सकते हैं। करो बीकॉम के बाद, 3 साल बेकार करोगे और फिर आगे 5 साल और बेकार करोगे, फिर शादी नहीं होगी। राइट, टाइमली जॉब ना लगे तो शादी नहीं होती है। राइट, पता पड़े 33 साल तक आप पढ़ ही रहे हो, तो फिर आगे के काम कब करोगे? यस और नो? तो टाइमली कंप्लीशन, मैनेजमेंट के अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हम लेते हैं, सो दैट हमारे जो गोल्स हैं वो आपको पता है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ अचीव होने चाहिए। सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। ठीक है, अभी सर ये गोल क्या होता है? गोल का मतलब होता है अभी के लिए ऑब्जेक्टिव्स। गोल का मतलब अभी के लिए क्या होता है? पर इसको मैं चैप्टर 4 में चेंज करूंगा, इसमें डिफरेंस करूंगा, गोल और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंसेस हैं। पर अभी के लिए क्योंकि हम फर्स्ट चैप्टर के ऊपर हैं, तो तुम्हारे लिए गोल और ऑब्जेक्टिव का मतलब एक ही है। जैसे सबको अभी 12th में 99% लाने हैं, ठीक है, 1 नंबर तो इंग्लिश में कटता है। ठीक है, तो दैट इज योर गोल, दैट इज योर गोल। आई बात समझ? और गोल मैंने आपको कल ही समझाया था, मैंने आपको कल ही समझाया था कि गोल एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव होने चाहिए। इफेक्टिवनेस, टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। एफिशिएंसी, 100% यूटिलाइजेशन ऑफ, या मैं बोलूं 0% वेस्टेज, या मैं क्या बोलूं 0% वेस्टेज, या मैं बोलूं रिडक्शन इन कॉस्ट, या मैं बोलूं इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। क्या बोलूं? इंक्रीज इन प्रॉफिट्स। कोई डाउट? सो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। कोई डाउट? अभी के लिए, क्योंकि इसके नोट्स आज शाम को आएंगे जो तुम्हें लिखने हैं कॉपी में, ठीक है, हाँ लिखनी है, तो मैं भी दूंगा प्रिंटेड, लिखने भी है ताकि राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। हर चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट आपको लिखने रहेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ इन पॉइंट्स की हेडिंग लिख के रखना, एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा तो शाम तक। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी समझ में आया? या आप चाहो कि मैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी लिखवाऊं तो ओपन कर सकते हो वो भी?
साथ से लिखवा दो, चलो तो आओ हेडिंग लगाओ। फर्स्ट पॉइंट, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। और आइए हम लिखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, लिखें तो आइए स्टार्ट करते हैं। करूँ स्टार्ट? कॉपी निकाल ली, पेन निकाल लिया? ओके लेट्स स्टार्ट करें। एवरी मैनेजर अभी आ जाएगा, दो चल भैया आओ। देखो एवरी मैनेजर, मैं बोल रहा हूँ एवरी मैनेजर परफॉर्म्स वेरियस एक्टिविटीज, every manager performs various activities so that every manager performs various activities so that the goals or objectives so that the goals or objectives will be achieved so that the goals or objectives will be achieved effectively and बोलो efficiently. If there is no goal if there is no goal, there is comma there is no need of बोलो there is no need of dash मैनेजमेंट। अगर गोल नहीं तो मैनेजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब समझा क्या हो? तुमको ये बताना है कि हमें सब आता है, हम रट्टू तोते नहीं है, हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। तो तुम लिख के रखो, गोल्स आर द गोल्स क्या होते हैं? आर द एंड पॉइंट्स, goals are the end points that a business wants to achieve, हमने लिख दिया मैनेजमेंट के बिना गोल के बिना मैनेजमेंट नहीं है, और गोल क्या होता है वो भी हमने लिख दिया। तो अगर एक नंबर में पॉइंट आपसे पूछे तो इतना आपको लिखना है, बस इतना ही लिखना है, बहुत है। आई बात समझ? यस और नो? डन। सेकंड फीचर, क्योंकि आपने पढ़ रखा है बिजनेस एनवायरनमेंट मेरे साथ, तो मैं सेकंड फीचर फटाफट से समझा रहा हूं, आराम से भी समझा दूंगा। दैट इज डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन क्या होता है? बोलो डायनामिक, बोलो। क्या बिजनेस हमेशा एक जैसा रहता है? क्या बिजनेस हमेशा एक जैसा रहता है? नहीं, चेंजेस होते हैं। तो हमको उन चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, सो दैट हमारे वर्कर्स क्या बन जाएं? डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है चेंज पर्सनैलिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डायनामिक का मतलब होता है चेंज पर्सनैलिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। आई बात समझ? क्यों चेंज क्यों होना है? क्योंकि अगर तुम चेंज नहीं होगे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा आउटडेटेड। क्या कहलाएगा? बोलो।
तो वर्कर्स को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर हम वर्कर्स को चेंज ना करें तो बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस फिर क्यों करें, फिर क्यों पढ़ाया हमको बिजनेस एनवायरनमेंट? इसीलिए तो पढ़ाया ताकि आप वर्कर्स को चेंज कर सको विद रिस्पेक्ट टू द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। यस और नो? तो जब आप वर्कर्स को चेंजेस के प्रति क्या बनाते हो, एब्जॉर्बर, क्या से, रिलक्टेंट से, जब हम उन्हें एब्जॉर्बर बनाते हैं, जब हम वर्कर्स को चेंजेस के प्रति रिलक्टेंट से क्या बनाते हैं, वर्कर्स चेंजेस को रिलेक्ट करते हैं, वो चेंजेस को रेजिस्ट करते हो, कभी चेंज होना नहीं चाहते। अरे आज 50 साल का व्यक्ति है, पिछले 25 साल से तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में वो अकाउंटिंग कर रहा है हाथों से, बड़े बड़े फॉर्मेट्स बनाता है, एंट्री जर्नल, ये वो नरेशन, पता नहीं क्या क्या, और अचानक आया टैली का सॉफ्टवेयर, टैली सॉफ्टवेयर है, फिर आप उसको बोलते हो चलो टैली पे अकाउंटिंग करो, उसको क्या पता, उसको कंप्यूटर का माउस तक पकड़ना नहीं आता उसको। ऐसा ना? अभी उनको क्या बोले जाओ, वो बेचारे तुम्हारे फादर की उम्र के, ऐसा ना? तो क्या तुम रातों रात उनको आउट कर दोगे? ह्यूमैनिटी के ग्राउंड्स पे तो नहीं करोगे। तो आप उनको समझाओ कि देखो टैली सीखा हुआ व्यक्ति हमको मिल रहा है आज मार्केट में 30,000 रुपए में, उसको हम ला सकते हैं, आप फिर भी 40,000 ले रहे हो, तो अब सोच लो क्या करना है। निकाल नहीं रहे पर धमकी दे रहे हैं कि अगर नहीं सीखे तो निकाल देंगे। यस और नो? अभी उनके अंदर एक डर है कि अब इस 50 साल की एज में नई नौकरी मिलने से तो रही, और रिटायरमेंट की एज अभी तक आई नहीं है, तो क्या करूं, ट्रेनिंग लो और सीखो काम। तो अभी वो चेंजेस के प्रति जो रेजिस्टिविटी दिखाएंगे वो अब नहीं होगी, क्यों? ही विल चेंज टुवर्ड्स द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। और जब वो चेंज होंगे तो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन क्या बनेगा, डायनामिक। क्या बनेगा? डायनामिक, जिसको कहते हैं अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहते हैं? अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? तो ये काम एक मैनेजर ही कर सकता है, ये काम मैनेजमेंट के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। आई बात समझ? तो लिखेंगे अब इसको, ठीक है? यहां पर मैं लिख डायनामिक रहा हूं, पर मैं रेफरेंस स्टार्ट करते समय बिजनेस एनवायरनमेंट का दूंगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट का वजह से ये वर्ड हमारे सिलेबस में आया है, डायनामिक। ये सुनो, हम स्टार्ट कैसे करेंगे? एस द बिजनेस एनवायरनमेंट, हेडिंग लगा ली थी सबने? यस और नो? राइट डाउन। एस द business environment is the business environment changes as the business environment changes rapidly। ये तो हम जानते ना, पढ़ा भी चुका हूं, कितने सारे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं, आपको पढ़ाऊंगा, लोड नहीं लेना। यहाँ फर्स्ट चैप्टर समझ में आ रहा है ना? बस। एज द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट, अच्छा आज बिजनेस स्टडीज के नया बैच बनेगा इस सेशन का, तो उसका लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, उसको ज्वाइन करना फटाफट। बिजनेस स्टडीज का सेशन 22-23 का नया बैच बनेगा क्लास प्लस पे आज, ठीक है? तो उस बैच को सब लोग ज्वाइन कर लेना आज ही, ठीक है? क्योंकि अब जो ये वीडियोस हैं सारी बैकअप वाली अब उस पर आएंगी नए बैच पे, पुरानी 11th की दुनिया तब खत्म। और आप चाहो तो उस बिजनेस स्टडीज 11th वाले बैच से आप रिमूव भी हो सकते हो खुद ही, ठीक है? और उस नए बैच में ज्वाइन हो जाना, ठीक है? तो एज द बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस रैपिडली, सो वी नीड to implement these changes in business. Yes or no? So we need to implement these changes in organization. We need to implement these changes in a organization. So a good manager, एक अच्छा मैनेजर क्या करता है बोलो, वर्कर्स को चेंजेस के प्रति क्या बनाता है? सो गुड मैनेजर मेक्स द एम्प्लॉयज, so a good manager makes the employees बोलो absorber towards, so a good manager makes the employees absorber towards these changes, toward these changes। और जब वो absorber बनेंगे then
द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स, बोलो क्या बन जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन, देन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स डायनामिक, देन द ऑर्गेनाइजेशन बिकम्स डायनामिक। कई लोग सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, वो देखेंगे पूनम गांधी में तो पॉइंट आधे पेज का दिया है, सर आपने 4 लाइन में निपटा दिया। हाँ, मेरा काम जब 4 लाइन लिखने से हो रहा है और मुझे उतने ही नंबर मिलेंगे जो आधा पेज लिखने पर मिले, तो क्या प्रेफर्ड है, इतना ही लिखो ना। 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर्स में नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करूं तो कम से कम 100 टॉपिक्स हैं पढ़ने वाले, और हर टॉपिक में 3-3 4-4 पॉइंट तो हैं। तो इतनी बड़ी तो सिर्फ बिजनेस है, तो फिर तुम बाकी के अकाउंट्स की 3 बुक कब पढ़ोगे? अगर मैं बिजनेस में एक एक पॉइंट का आधे आधे पेज का एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा, जो कि बिल्कुल जरूरी नहीं है, तुम्हारा काम इतना लिखने पर हो जाएगा। तुमको दिख रहा होगा थोड़ी सी लैंग्वेज पर कमांड और कॉन्सेप्ट आपको स्कोर करवा देगा एग्जाम में। आई बात समझ? डायनामिक समझ में है? अभी क्या होगा, डायनामिक जहां पर भी हम यूज करेंगे, सेकंड चैप्टर में यूज करेंगे, तो हम यही लिखेंगे, सारा एक्सप्लेनेशन यही जाने वाला है कि क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है तो मैनेजर, मान लो मैं प्लानिंग पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर 4 पढ़ा रहा हूँ, तो मैनेजर को अच्छी प्लानिंग करनी है, मैनेजर को उन चेंजेस को अपने प्लान्स में इंप्लीमेंट करना है, तो जब वो उन चेंजेस को अपने प्लान्स में इंप्लीमेंट करेगा तो प्लान्स डायनामिक बनेंगे। तो यही कंटेंट चैप्टर 4 में भी लिख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट से पूछा, तो क्योंकि एनवायरनमेंट डायनामिक है, वर्कर्स को चेंजेस के प्रति एब्जॉर्बर बनाते हैं, तो मैनेजमेंट से ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक बनता है। थोड़ा दिमाग और कॉन्सेप्ट आपका काम कर देंगे। ये सुनो, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? इज दिस पॉइंट क्लियर? आगे बढ़े, चलिए तीसरा पॉइंट से, नए पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अभी कोई भी पॉइंट अब ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा हो पहले, जो आपने पहले पढ़ा हो, ठीक है? तो थर्ड पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, और थर्ड पॉइंट और आगे का फोर्थ पॉइंट भी जो है, ये भी हर चैप्टर हर कॉन्सेप्ट में आएंगे। जैसे डायनामिक आ रहा है ना, वैसे हर चैप्टर में अब आगे के जो 2 पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं वो भी हर चैप्टर में आएंगे। ओके, तो अगला पॉइंट है मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी पहले समझ लेना, फिर इसका डिस्क्रिप्शन लिखाता हूं। थर्ड पॉइंट क्या है मेरा? कंटिन्यूअस फंक्शन। समझना, तुम अभी 12th क्लास में हो, ठीक है? तुमने सोचा मेरे 90% आने चाहिए, आ गए, तो क्या तुम आगे बीकॉम फर्स्ट ईयर में अनऑर्गेनाइज चलोगे? क्या वहां पे एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस समझ ले तेल लेने चली जाएगी? नहीं। तो फिर तुम किसके लिए मैनेजमेंट करोगे? फर्स्ट ईयर के लिए, कि मेरे को फर्स्ट ईयर में कम से कम 70% लाने, बहुत बड़ी चीज है बोल रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में 70% लाने भी बहुत भयंकर चीज है, किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से अगर बीकॉम करोगे तो, ठीक है? इधर 12th के 90%, उधर 70% पे वो लाके रोक देते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी होती है नहीं देने 70 के ऊपर उनको, ठीक है? और वो 70 भी सिर्फ सीए स्टूडेंट्स ही ला सकते हैं, ठीक? बाकी तो फिर 40, 45, 33 ऐसे भी आते हैं कॉलेजेस में, ठीक है? क्योंकि उनका कॉपी करेक्शन का पैटर्न बिल्कुल ही खतरनाक होता है। वो सिर्फ ये देखते हैं भरा कितना है, ज्यादा भरा है ज्यादा नंबर दो, कम भरा है कम नंबर दो। कई बार ज्यादा भरने पे भी वो फेल कर देते हैं, ऐसी उनकी मर्जी। पर अगर आप सीए वगैरह कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज करते हो साथ में, तो बीकॉम में 70% की गारंटी हम देते हैं, आ जाते हैं। कुछ नहीं करना है, एक दिन, छोटी सी बुक होती है 1 वीक सीरीज कहते हैं उसको, एक दिन पहले उसको पूरा रट्टा मारो, जाके वहां लिखाओ, 70 में 100 में से 70-80 नंबर आ जाएंगे। और कुछ कुछ पेपर जैसे अकाउंट्स, उनके तो हम मास्टर हैं, 90 मार्क्स मेरे खुद के आए हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मेरे आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 98 मार्क्स। मुझे खुद को नहीं पता मैं क्या लिख के आया हूँ। हाँ, बस ये पता है कि उधर जो 20-20 नंबर के क्वेश्चन होते थे, वो यहाँ सीए के सिलेबस में 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते थे। तो इधर 5 नंबर इज इक्वल टू उधर 20 नंबर, तो वैसे आ जाते हैं 98 वहां पे। हाँ, ठीक है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन 12th क्लास में तुम्हारे परसेंटेज आ गए, फर्स्ट ईयर को तुम्हें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट ईयर में आ गए तुम्हारे 70%, क्या सेकंड ईयर में मैनेजमेंट छोड़ दोगे? क्या सेकंड ईयर में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी वापस जाएगी तेल लेने? नहीं। क्या थर्ड ईयर में, मतलब तुम मैनेजमेंट बार बार करोगे? तो मैनेजमेंट हर बार करने वाला फंक्शन है। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन जो कभी भी खत्म नहीं होता। आई बात समझ? चलो पढ़ाई छोड़ो, शादी, उसका भी मैनेजमेंट करना है, ये सुनो, कितना खर्चा करना है, ये वो, कितना दहेज देना है, सबका मैनेजमेंट करके चलते हैं पापा, ये सुनो। चलो शादी भी हो गई, आगे फैमिली प्लानिंग, फिर उनको बच्चों को पढ़ाओ, ये सुनो,
तुम नालायक आ गया, वो भी नालायक, पता नहीं। सो लाइफ में जब तक जी रहे हो तब तक मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। तो इसे हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्टिविटी। क्या कहते हैं? सो इट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस नो? So management is always performed. It is never ending function of management, and since it is a never ending function of management, इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एक्टिविटी। क्या कहते हैं? बार बार, क्या बोला मैंने? बार बार परफॉर्म किए जाने फंक्शन को हम कहते हैं कंटिन्यूस एक्टिविटी। आई बात समझ? तो सर वो बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी तो कंटिन्यूस लिख सकते थे। हाँ लिख सकते थे, पर वहां एनसीईआरटी ने नहीं लिखा। नहीं लिखा तो वहां पर उसको नहीं पढ़ाते, हम मैनेजमेंट के अंदर ही पढ़ते हैं। जरूरी थोड़ा ना हर पॉइंट हर टॉपिक में डाल दो तुम। ये कोई प्याज थोड़ी है जो हर सब्जी में काम आएगा। यस और नो? तो जो वर्ड्स जहां, हाँ, फर्स्ट चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर में पॉइंट्स फिर से आएंगे, फिफ्थ में फिर से आएंगे, तो उधर तुम चिपकाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर सेकंड और थर्ड चैप्टर में कंटिन्यूस वर्ड को मत लिखना कहीं भी, ठीक है? पढ़े लिखें इसका मीनिंग। तो क्या समझा कंटिन्यूस से? कि सर मैनेजमेंट का काम कभी भी खत्म नहीं होता। अगर एक चीज, एक गोल, मैं तो कह रहा हूं एक गोल अचीव हो जाए तो क्या दूसरे गोल के लिए मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? क्या दूसरा गोल बिना एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के अचीव हो सकता है? कभी नहीं। सो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज परफॉर्म्ड वन आफ्टर, even if one goal is achieved, then we continue the task of management to achieve another goal efficiently and effectively. आई बात समझ? एक्सप्रेशन खुद लिख लोगे कि मैं लिखवाऊं? खुद कुछ नहीं कर सकते हैं। हितवी, will you write it yourself? Will you come here and write it for me? No? क्यों? होशांग, will you write it for me? No? कुछ लोग सोच रहे किसको बोल रहे सर भाई। You will prove, you have to prove 99 marks in business studies. हाँ, you will have to prove. हाँ चलो लिखो। क्यों वेदांशी? 99 मार्क्स नहीं? हाँ, नहीं लाओगी? हाँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी नहीं लाओगे? लाने पड़ेंगे। चलो लिखिए, लिखो। हाँ लिखो लिखो लिखो। मैनेजमेंट मैनेजमेंट आज पे सोच के आया था मेरे को 7 पॉइंट पढ़ाने हैं, पर मुझे लग रहा है कि 5 से ऊपर मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ नेवर एंडिंग। तुमको एग्जामिनर को घुमाना नहीं है। तुम कंटिन्यूस लिख रहे हो, पहले ही लाइन में समझा दो कि कंटिन्यूस होता क्या है। जैसे इधर मैंने बिल्कुल देर नहीं करी, सीधा बता दिया नेवर एंडिंग फंक्शन मतलब कंटिन्यूस। अगर टाइम की शॉर्टेज हो और तुम इतना भी लिख के आए, वो तुम्हें 1 में से 1 नंबर देगा। कई लोग मेरे जैसे आधा ही देंगे क्योंकि उनको और चाहिए। ओके? तो कई लोग जो रट्टे तोते को बिलीव करते हैं वो नेवर एंडिंग फंक्शन को टिक मार के 1 नंबर दे देंगे, पर मैं आधा ही दूंगा क्योंकि आगे भी लिखना है। ठीक है? तो फर्स्ट लाइन में आपको क्लियर कर देना है कि हमें आता है, और ये लो देख लो हमें आता है। ठीक है? सो आगे लिखेंगे इट इज अ नेवर एंडिंग फंक्शन which is performed on continuous basis, which is performed on continuous basis। फिर आगे और इसको elaborate करेंगे, that is to say that if one goal is achieved, अगर एक गोल अचीव हो गया, then बोलो the manager applies all his skills to achieve
to achieve another goal. Yes or no? All his skills to achieve another goal. And this process continues. And this process continues forever. And this process continues forever. ऐसा एक्सप्लेनेशन किसी बुक में नहीं दिखेगा आपको. उठा के देख लेना आज पूनम गांधी. किसी के पास खरीदी होगी, किसी ने, कुछ लोगों ने तो कुछ, किसी ने नहीं खरीदी, उधार मांगी होगी अपने सीनियर से. नहीं, उनसे सेकंड हैंड रेट पे खरीदी होगी. नहीं, अच्छा नहीं, कुछ लोग लाए तो थे. तुम लाए थे? कौन लाया था? कोई लाया तो था पूनम गांधी इस बैच में. कौन लाया था? अच्छा, हाँ, वो तो ऐसी मिल जाती है. नहीं, पूनम गांधी इज अ कॉस्टली बुक, नो? चलो, so this process continues forever, so we can say that management, बात नहीं बिल्कुल. So management is a continuous function. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. इतना लिखने की जरूरत है एक नंबर के लिए. आपकी रेटिंग अगर थोड़ी बड़ी है तो लगभग 7-8 लाइन आपकी भर गई होगी. राइट, चलिए अगला पॉइंट. कितने पॉइंट है टोटल तुमको पता है? 7. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में 7, सेकंड में 7, थर्ड में 7, फोर्थ में भी 7. ठीक है, सिमेट्री बैठी हुई है. उसके बाद नहीं है सिमेट्री. ठीक है, सो कंटिन्यूअस इज डन. कंटिन्यूअस के बाद अगला पॉइंट जो फिर, अच्छा याद रखना, सेम एक्सप्लेनेशन हर चैप्टर में कॉपी करेंगे अपन. 2 और 3 में नहीं, 4 से लेके 8 तक ये कंटिन्यूअस वर्ड हर जगह आएगा. ठीक है, सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा. तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट. दिस इज अ कॉमन पॉइंट. यस और नो? अगला पॉइंट है मेरा परवेजिव. अगला पॉइंट क्या है? परवेजिव एक्टिविटी. बता रहा हूं. परवेजिव अगला पॉइंट है मेरा. परवेजिव फंक्शन. कभी सुना है इस वर्ड को? अब सुनना, हर बार सुनना आप 8वें चैप्टर तक. ठीक है, अभी ना आगे जाके मैं तुमको लेवल्स पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट के 3 लेवल्स होते हैं. कितने लेवल्स होते हैं? 3. एक होता है टॉप लेवल. क्या होता है? टॉप लेवल. टॉप लेवल पर जैसे मान लो करियर रेट्स में टॉप लेवल पर कौन है? रोमिल सर. ठीक है, फिर आता है मिडिल लेवल. फिर कौन आता है? मिडिल लेवल. मिडिल लेवल वो लेवल होता है जो लोअर लेवल पर कंट्रोल करे. ठीक है, जो कि टॉप लेवल की प्रॉब्लम्स को लोअर लेवल वालों को समझाए. तो मिडिल लेवल पर आते हैं रिमी मैम. कौन आते हैं? रिमी मैम. फीस कलेक्शन, बैचेस का टाइम क्या होगा, कॉलिंग करो, ये वो. ठीक है, और फिर आता है तीसरा लेवल जिसपे आते हैं वर्कर्स. कौन आते हैं? वर्कर्स, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं. और उसमें आते हैं हरप्रीत सर. यस और नो? जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से काम हो रहा है, वो किस लेवल पे आते हैं? लोअर लेवल पे. हाँ, वो भी साथ में ही. तो टॉप पर कौन आता है? मालिक. टॉप लेवल पर कौन आता है बोलो? मालिक. मिडिल लेवल पे कौन आएगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स. मिडिल लेवल पे कौन आएगा? एडमिनिस्ट्रेटर्स. और लोअर लेवल पर कौन आएंगे? वर्कर्स. आई बात समझ? अभी समझना, हर लेवल पर इस पॉइंट के 2 तरीके से एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं. मैं पहला तरीका आपको समझा रहा हूं कि मैनेजमेंट में 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर. क्या टॉप लेवल को मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? है. क्या मिडिल को मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है? है. और लोअर को भी तो प्लान्स की जरूरत है. तो क्योंकि मैनेजमेंट हर लेवल पर रिक्वायर्ड है, इसलिए हर लेवल पर कोई ना कोई व्यक्ति मैनेज करने वाला होता है. तो इसको हम कहते हैं परवेजिव फंक्शन. क्या कहते हैं? परवेजिव मतलब रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स. परवेजिव का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, दैट इज टॉप, मिडिल एंड लोअर. ये पहला एक्सप्लेनेशन था. दूसरा टाइप इसी एक्सप्लेनेशन का कहता है कि मैनेजमेंट ना सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में होगा, जबकि
वो ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो देश के समाज के भले के लिए बने हैं, उनको भी मैनेजमेंट की जरूरत है। तो मैनेजमेंट ना सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा, जबकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट लगता है। इसलिए मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज प्रॉफिट मोटिव और इट इज सर्विस मोटिव। स्टूडेंट यहाँ लिखते हैं वेदर इट इज प्रॉफिट मोटिव और लॉस मोटिव। कौन सी संस्था का ऑब्जेक्टिव होगा लॉस कमाना? तो हमेशा यहाँ लिखेंगे मैनेजमेंट हर ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है, भले ही वो प्रॉफिट मोटिव हो या सर्विस मोटिव हो। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे, सही बात समझ। तो इसलिए भी इसको कॉन्सेप्ट को मैनेजमेंट इज परवेसिव मींस इट इज रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज आल्सो रिक्वायर्ड इन ऑल द लेवल्स, वेदर इट इज टॉप, मिडिल और लोअर। यस और नो? आज हर व्यक्ति मैनेज करता है ना अपने आप को कि मैं सुबह कितनी बजे उठूंगा। रोमिल सर भी डिसाइड करते हैं, हम भी डिसाइड करते हैं। वर्कर्स का भी वही रिपोर्टिंग टाइम होगा, ठीक है, बॉस तो लेट आते हैं। यस और नो? तो हर व्यक्ति अपने जीवन को मैनेज तो करता ही है ना। सो मैनेजमेंट इज परवेसिव एक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको हम? परवेसिव एक्टिविटी। मतलब इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया? दो पार्ट्स इसका एक्सप्लेनेशन अभी हम करेंगे। पहला, टॉप को भी मैनेजमेंट की जरूरत है, मिडिल को मैनेजमेंट की जरूरत है, लोअर को मैनेजमेंट की जरूरत है, इसको कहते हैं परवेसिव। दूसरा, मैनेजमेंट की जरूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को है, भले वो प्रॉफिट मोटिव हो या सर्विस मोटिव, इसलिए हम इसे कहते हैं परवेसिव फंक्शन। क्या कहते हैं बोलो? परवेसिव फंक्शन। यस और नो? डन? देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? स्टार्ट राइटिंग। चलिए, मैनेजमेंट, राइट डाउन प्लीज। मैनेजमेंट is required at all levels. Management is required at all levels in the organization. Is required at all levels in the organization, whether it is top, comma middle. अभी इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये पूरा टॉपिक है इस चैप्टर का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, कौन कौन लोग आते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, सब पढ़ाऊंगा। पर अभी के लिए मान के रखना, टॉप लेवल कौन? रोमिल सर। मिडिल कौन? रिमी मैम। और लोअर कौन? हम लोग। ठीक है? सो वेदर इट इज टॉप, मिडिल और लोअर, whether it is top, middle or lower, so it is a, ये रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स को अंडरलाइन करके रखेंगे। इसी का मतलब होता है परवेसिव, इसी का मतलब होता है परवेसिव। यस और नो? ओके, सो इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स वेदर इट इज टॉप, मिडिल और लोअर, सो इट इज अ परवेसिव फंक्शन। ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था। सेकंड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको क्या बोला? भले ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव हो या सर्विस मोटिव हो, मैनेजमेंट हर जगह रिक्वायर्ड है, सो इट इज अगेन परवेसिव। तो सेकंड एक्सप्लेनेशन में आप लिख के रखना, क्योंकि कुछ टीचर्स ये लिखने के नंबर देते हैं, कुछ टीचर्स नीचे वाला पार्ट लिखने के नंबर देते हैं। तो हम मान के चलेंगे कि हमारी कॉपी किसी के भी पास जा सकती है, इसलिए हम दोनों लिखेंगे। क्लियर? तो लिखेंगे सेकंड एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट। अच्छा, अब मैं मैनेजमेंट को एमजीटी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, पर तुम बोर्ड की कॉपी में पूरा लिखोगे, ठीक है? क्योंकि मेरे एग्जाम हो चुके हैं, तुम्हारे बाकी है। ठीक है? मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीडेड, मैनेजमेंट इज ऑल्सो नीडेड इन all types of organizations, is also needed in all types of organizations, whether it is profit motive और लॉस मोटिव मत लिखना, वो नंबर काट लेंगे। whether it is profit motive और service motive, hence
इट इज अ परवेजिव, बोलो, इट इज अ परवेजिव फंक्शन। क्लियर? हाँ, कोई डाउट नहीं? ओके, लेट्स कम टू अनदर पॉइंट। पॉइंट नंबर 5। कहाँ हो गया? 5 मिनट बाकी है, कोई बात नहीं, इतना ही तो लिखा है, आधा पेज बस। परवेजिव समझ आया? ओके। फिफ्थ पॉइंट है, बता रहा हूं, ग्रुप एक्टिविटी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब होता है, आप लोग सब जानते हैं, सिंपल इंग्लिश, मैनेजमेंट अकेले व्यक्ति के बस की बात, इट इज परफॉर्म बाय ग्रुप, इट इज परफॉर्म बाय मोर देन वन पर्सन। ऐसा ना, आज अगर उमिल सर चाहें कि मैं सीए सीएस एमबीए तीनों हूं, ठीक है, उमिल सर चाहें तो मैं अकाउंट्स बिजनेस को तीनों खुद पढ़ा लूंगा। नहीं चाहिए मुझे ये सरदार जी, मोहित सर भी नहीं चाहिए, निकालो इनको बाहर फेंको, ठीक है, तीनों मैं पढ़ाऊंगा, अकाउंट बिजनेस सीखो। चलो मान लो पढ़ा भी ली, 11th में पढ़ाई, फिर 12th में 3 क्लासेज और, तो 3 और 3 6, कहते सीए फाउंडेशन मैं ही पढ़ा लूंगा सब, मैं सीखो, एलआर लॉ भी मैं ही पढ़ा लूंगा, सीए तो मैं भी हूं ना, कमल सर क्या सोचते, मैं ही पढ़ा लूंगा सब, और इंटर में 12 पेपर वो भी मैं सब पढ़ा लूंगा। क्या अकेला व्यक्ति हर चीज हर काम कर सकता है? मेहनत लगती है, कम से कम 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मैनेज करते हैं, यस और नो? सो इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी व्यक्ति अकेला हर चीज मैनेज नहीं कर सकता, क्योंकि हाँ, वो एक ही फील्ड में एक्सपर्ट होगा। आज अगर मैं बोलूँ इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं थ्रू आउट मीडिया मैंने इंग्लिश में पढ़ाई की, चलो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, भाग जाओगे, बिल्कुल भाग जाओगे पहला चैप्टर पढ़ाते ही, क्योंकि मुझे सिर्फ मेरी ग्रामर अच्छी है, लिटरेचर बहुत खराब रही है, ठीक है। तो एक व्यक्ति हर काम खुद नहीं कर सकता, उसके लिए पूरी टीम चल सकती है, उसके लिए पूरी टीम यूज होती है। सो मैनेजमेंट भी ऐसा ही है, अगर एक व्यक्ति चाहे कि मैं अकाउंट्स फाइनेंस ऑडिट सब काम खुद ही कर लूं, है वो इंजीनियर, कहता मैं अकाउंट्स खुद ही बना लूंगा, कुछ नहीं आता उसको अकाउंट्स का ये भी, यस और नो? सो इट इज अ टास्क दैट इज परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस, हेंस इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेला व्यक्ति हर चीज मैनेज कर ले, ऐसा पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है सबको? चलिए इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं फटाफट 2 मिनट में, और फिर पॉइंट नंबर 6 और 7 हम पढ़ेंगे कल। क्लियर? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, एक पूरा पीरियड में सिर्फ एक ही टॉपिक, वो भी हुआ नहीं, अभी 2 पॉइंट बाकी है, राइट? काफी स्लो स्पीड है अभी, क्योंकि अभी सिर्फ डराना नहीं चाहते, बाकी यही चैप्टर आधे घंटे में रिवाइज होता है, ठीक है, हाफ एन आवर दिस चैप्टर गोज आउट। ओके, तो आइए ग्रुप एक्टिविटी को डिफाइन करें फटाफट से। राइट डाउन प्लीज, मैनेजमेंट राइट डाउन, मैनेजमेंट इज अ टास्क management is a task that is performed by a team of members, that is performed by a team of members or managers, that is performed by a team of members or managers, comma, it is not the case of one man army, it is not the case of one man army, मतलब एक ही व्यक्ति सब चीज मैनेज नहीं कर सकता। इतना तुमने लिख दिया ना, बस बहुत है, एक में से एक मिल गया यहाँ पे, फिर भी कंप्लीट तो सेंटेंस पूरा करेंगे। इट इज नॉट द केस ऑफ वन मैन आर्मी, हेंस
it is performed, hence it is performed by group of managers. It is performed by a group of managers. So it is a group activity. So it is a group activity. Yes or no? Yes or no? Done. So today's lecture is over.